व्हाट्सअप गाइस, 5 सवाल 10 मार्क्स की गेम लेके मैं फिर से वापस आया हूं। मेरी उम्मीद यह है कि आज आपके कम से कम 3 सवाल सही होने चाहिए 5 में से। कितना सही स्कोर रहा वो कमेंट में बताना, और एक छोटा सा फेवर और करना, कमेंट सेक्शन में अगर आपको लग रहा है कि आईआर का जो सब्जेक्ट है वो आपको स्लीपी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे अच्छा पढ़ाया जा रहा है, तो मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सब व्यूअर्स को, कमेंट सेक्शन में अगर 100 कमेंट्स आते हैं आईआर ओनली स्लीपी क्लासेस के, तो मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा फ्यू मिनट्स में या आने वाले दिनों में जो ऐसा टॉपिक मैंने इंपॉर्टेंटली क्रैश कोर्स में कवर किया है, तो उसका वीडियो यहां पे मैं यूट्यूब पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट बनाऊंगा। लेकिन 100 कमेंट्स आने चाहिए आईआर ओनली स्लीपी क्लासेस के। तो आइए नजर मारते हैं 5 सवालों पे। पहला सवाल देखिए, पहला सवाल बात कर रहा है इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग पे। 2 स्टेटमेंट्स हैं और आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है। अब ना पहले स्टेटमेंट में आप पढ़ सकते हैं, यहां पे इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग के बारे में लिखा है कि ये बायएनियल इनिशिएटिव है ना। ये बायएनियल है, ट्रायएनियल है, वो तो आपको आने वाले 30 सेकंड में पता लग जाएगा। लेकिन कहना ये चाहूंगा आपको कि ना फैक्चुअल इंफॉर्मेशन रिवाइज करना, रीड करना बहुत जरूरी है। आईआर में ये मत सोचना कि सिर्फ प्लेसेस इन न्यूज आती हैं या सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं। फैक्ट्स आपके अच्छी तरह से टिप्स पे होना, रिवाइज करना बहुत जरूरी है। तो वो बायएनियल है, ट्रायएनियल है, 4 साल में एक बार है। अब ये चीजें आप तभी आंसर कर पाओगे अगर आपको आती हैं, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इंडिया का एक बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज होता है जिसका नाम है एफ इंडेक्स, और ये दिस इज अ पार्ट ऑफ द IADD इनिशिएटिव। अब इसमें से आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। देखिए, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सो सेकंड स्टेटमेंट आपका आंसर हुआ। और जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है। तो IADD ये बायएनियल है, बिल्कुल सही है कि 2 साल में एक बार होने वाला इवेंट है इंडिया और अफ्रीकन नेशंस के बीच में। ये जो नेवल एक्सरसाइज है एफ इंडेक्स, ये ना एक बायलेटरल नहीं मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है, एंड दिस इज नॉट अ डायरेक्ट पार्ट ऑफ द IADD इनिशिएटिव्स। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन यहां पे आपको आंसर में मिल जाएगा अपनी पीडीएफ में। ये जो IADD है, जो बायएनियल इनिशिएटिव है, 2 साल में एक बार होने वाला इनिशिएटिव है, ये इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया था 2020 में जो डिफेंस एक्सपो हुआ था लखनऊ में, और डायलॉग हुआ था अक्टूबर 2022 में। कहां हुआ था? गांधीनगर में। तो इसके चलते गांधीनगर डिक्लेरेशन आया था 2022 में। देखो, अफ्रीका इंडिया के रिलेशंस काफी ट्रेंडिंग है। ऑलरेडी इंडिया के सहयोग से अफ्रीकन यूनियन को G20 में मेंबरशिप बना है और G20 G21 बना है, और काफी सालों से 2015 के बाद इंडिया अफ्रीका फोरम समिट नहीं हुआ है। तो अफ्रीका के साथ हमारी डिप्लोमेसी किसी ना किसी फॉर्म में एनर्जाइज हो रही है, उसका मोमेंटम बन रहा है। तो IADD एक ऐसा इनिशिएटिव है हमारी अफ्रीका की डिप्लोमेसी के टुवर्ड्स, और ये इवेंट 2022 में लास्ट हुआ था। तो इस करके आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। बिकॉज हमने देखा है कि यूपीएससी की आदत है, आईआर से अगर कोई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वो 2 या 3 साल पुराने करंट अफेयर्स में से भी हो सकते हैं, बिकॉज आईआर में लिंकेजेस होते हैं हर एक साल के करंट अफेयर्स के। सेकंड स्टेटमेंट जो है, ये देखिए, जो एफ इंडेक्स है ये मल्टीलेटरल, ये बायलेटरल नहीं बट मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, और पहली एक्सरसाइज 2019 में हुई थी जिसमें 17 अफ्रीकन कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। सेकेंड एक्सरसाइज 2023 में हुई थी जहां पे इंडिया के साथ 25 अफ्रीकन स्टेट्स ने पार्टिसिपेट किया था। तो ये डायरेक्टली IADD के इनिशिएटिव के अंदर नहीं आता, सो देयरफॉर स्टेटमेंट 2 आपका इनकरेक्ट है। ओके, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पोर्ट नहीं है? आर नॉट द पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द IMEC इनिशिएटिव, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर जिसको हम कहते हैं। ध्यान से देखो, 4 ऑप्शंस है, कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? चाबहार पोर्ट नहीं है। चाबहार पोर्ट आपका सही आंसर है। मुंबई पोर्ट, जबल अली पोर्ट, हाइफा पोर्ट, ये तीनों पोर्ट्स दे आर अ पार्ट ऑफ द IMEC कॉरिडोर। अब यहां पे लेट्स हैव अ लुक एट द मैप। IMEC कॉरिडोर, IMEC कॉरिडोर कब लॉन्च किया गया था? सितंबर 2023 में ऑन द साइडलाइंस ऑफ द G20 समिट। ऑलराइट, अब इसमें ना जब IMEC कॉरिडोर की बात कर रहे हो, 3 बातें आपको इसमें जरूरी हैं जाननी। पहली बात तो ये मल्टी मोडल कॉरिडोर है, विच मींस इसमें रोड एंड वाया सी दोनों कंपोनेंट आते हैं। वाया रोड, रेल एंड वाया सी दोनों कंपोनेंट आते हैं, तीनों कंपोनेंट आते हैं। एंड दूसरी बात, कनेक्टिविटी इज फ्रॉम इंडिया टू मिडिल ईस्ट यानी कि वेस्ट एशिया एंड ऑल द वे अप टू सेंट्रल यूरोप। ठीक है, सो इंडिया, वेस्ट एशिया और यूरोप को कनेक्ट करने के लिए यह कॉरिडोर बनाया गया है। देन दूसरी बात आपको जो पता हो वो ये है कि IMEC कॉरिडोर में कौन सी फाउंडिंग कंट्रीज हैं, कंट्रीज कौन सी हैं यानी कि जो इस प्रोजेक्ट को फाइनेंस करेंगी। तो इंडिया, USA, सऊदी, UAE, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इटली। तो एक एक्रोनिम है
इफ आई गेस यू, इफ आई गेस यू यानी कि इंडिया, फ्रांस, इटली, जर्मनी, यूएई, यूरोपियन यूनियन, सऊदी अरेबिया एंड यूएसए। इफ आई गेस यू आपका एक्रोनिम है टू रिमेंबर द नेम ऑफ द फाउंडिंग कंट्रीज ऑफ आईएमईसी। एंड देन लोकेशन कंट्रीज कौन सी हैं आईएमईसी की, यानी कि जो कंट्रीज के थ्रू ये कॉरिडोर पास करेगा। तो इंडिया है, यूएई है, जॉर्डन भी है, इजराइल भी है, सऊदी भी है और यूरोपियन यूनियन भी है। ये कॉरिडोर अमेरिका के थ्रू पास नहीं होगा, लेकिन अमेरिका इस कॉरिडोर को फाइनेंस जरूर कर रहा है, फंडिंग जरूर दे रहा है। और दूसरी बात यह है कि यहां पे जो पोर्ट्स हैं विच आर पार्ट ऑफ द आईएमईसी, वो कौन से हैं? मुंबई पोर्ट, जेबल अली पोर्ट जो कि यूएई में है, दमम एंड जेदा पोर्ट जो कि सऊदी अरेबिया में है, हाइफा इजराइल में आता है, और यूरोपियन पोर्ट्स जो कि इटली में है, ग्रीस में है, या बाकी यूरोपियन देशों में वो यूरोपियन पोर्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। फाउंडिंग कंट्रीज, इफ आई गेस यू एक्रोनिम है। देन लोकेशन कंट्रीज, यानी कि ये जो कॉरिडोर है कौन से कंट्रीज के थ्रू पास करता है, और देन कौन से पोर्ट्स हैं वो हमने याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सी कंट्री है? अगेन बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इनमें से कौन सी कंट्री है जो कि ऐड हुआ था टू द लिस्ट ऑफ ओपेक प्लस? मैंने आई थिंक क्वेश्चन शफल करते करते आपको सही आंसर भी दिखा दिया होगा जब मैं क्वेश्चन शफल कर रहा था। तो इनमें से कौन सी कंट्री है जो कि ओपेक प्लस में ऐड हुई है? रीसेंट करंट अफेयर्स में से है, गलत नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। आंसर है ब्राजील। ब्राजील जो है ओपेक प्लस में ऐड हुआ है। सो ओपेक कंट्रीज, ओपेक मेंबर कंट्रीज ये हैं एज ऑन 2025, ये 12 कंट्रीज हैं जो कि ओपेक में हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि एक फाउंडिंग कंट्री है ओपेक की जिसका नाम है वेनेजुएला, और वेनेजुएला की मेंबरशिप को अभी सस्पेंड कर दिया गया है। ओपेक जो फोरम है यानी कि ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इसका फाउंडेशन हुआ था 1960 में। 1960 में फाउंडेशन हुआ था इसका। और शुरू में कौन सी कंट्रीज थी जिन्होंने ओपेक फोरम को बनाया? वेनेजुएला, इराक, ईरान, कुवैत एंड सऊदी अरेबिया। तो यहां पे एक एक्रोनिम बनता है विकास के नाम से, एक एक्रोनिम बनता है विकास के नाम से, जो कि आपको ये याद दिलाएगा कि फाउंडिंग मेंबर्स कौन से थे ओपेक के। तो अभी एज ऑफ नाउ ओपेक के ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के 12 मेंबर्स हैं। और ये जो ओपेक कंट्रीज है ना, ये तय करती हैं कि ऑयल प्रोडक्शन में कितना कट लेके आना है एज पर द डिमांड। बिकॉज देखिए, इन कंट्रीज में ऑयल रिसोर्सेज हैं और ऑयल को एक्सट्रैक्ट करना, ऑयल को प्रोसेस करना एक बहुत कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव प्रोसेस है। और इस पूरे प्रोसेस में ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने में, क्रूड ऑयल को देन आगे एक्सपोर्ट करने में बहुत पैसा लगता है। सो देयरफॉर ये जो कंट्रीज है इनका ये कहना है क्योंकि हम इतना पैसा लगा रहे हैं ऑयल को प्रोड्यूस करने में और आगे एक्सपोर्ट करने में, सो लेट अस हैव द लेवरेज ऑफ डिसाइडिंग कि क्या प्राइस रहेगा अंतरराष्ट्रीय मार्केट में ऑयल का। ऑयल एक वोलेटाइल कमोडिटी है जो कि ऑफ कोर्स सप्लाई डिमांड के इक्वेशन में हमेशा इसके प्राइसेस या तो बहुत ऊपर जाते हैं या बहुत नीचे जाते हैं। तो ये ओपेक देश जो हैं ये तय करते हैं कितना प्रोडक्शन कट करना है ऑयल में डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड। एंड देन ओपेक प्लस कंट्रीज होते हैं। ओपेक प्लस कंट्रीज में ये 11 कंट्रीज आते हैं और ब्राजील ने रिसेंटली अभी ज्वाइन किया था 2025 में। ये 11 देश हैं ओपेक प्लस में। इसमें आप देख सकते हैं सूडान भी है। इनफैक्ट सूडान ने आज से कुछ साल पहले 2015 में अप्लाई किया था फॉर अ मेंबरशिप इन ओपेक, लेकिन वो मेंबरशिप अप्रूव नहीं हुआ था। तो ये 11 कंट्रीज हैं ओपेक प्लस में, और ये वो कंट्रीज हैं जो कि अब ओपेक का हिस्सा नहीं है, जो कि ओपेक में अब नहीं है। ठीक है, अंगोला, कतर, इंडोनेशिया, इक्वाडोर और वेनेजुएला। तो ये 5 कंट्रीज हैं जो कि अब ओपेक में नहीं है। ठीक, ओके। फोर्थ क्वेश्चन, अगेन अ लिटिल ट्रिकी क्वेश्चन, डिपेंड करता है कि अगर आपको ट्रिकी लग रहा है कि नहीं लग रहा, बिकॉज इसमें आईआर, ज्योग्राफी, लोकेशन तीनों चीजें आ जाती हैं। देखो 3 स्टेटमेंट्स हैं, आपको यह बताना है इनमें से कौन सी करेक्ट है। ये 3 स्टेटमेंट्स हैं। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, पर्शियन गल्फ की बात हो रही है, पर्शियन गल्फ की बात हो रही है। 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, फटाफट आंसर देखें क्या है। मैं यहां पे साइड पे हट जाता हूं। अब इसमें सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन 3। ये स्टेटमेंट सही है।
ऑल कंट्रीज एट बॉर्डर द पर्शियन गल्फ आर मेंबर्स ऑफ द जीसीसी, ये स्टेटमेंट गलत है। देखो इराक है, ईरान है, वो भी बॉर्डर करते हैं पर्शियन गल्फ को, लेकिन भैया वो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के तो मेंबर नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट, स्टेट ऑफ हॉर्मूज जो कि पर्शियन गल्फ को कनेक्ट करता है गल्फ ऑफ ओमान के साथ, ये इंटायरली ईरान के टेरिटोरियल वाटर्स में लाई करता है, ये भी गलत है। स्टेट ऑफ हॉर्मूज लाइज बिटवीन यूएई एंड ईरान एंड ऑल्सो ओमान। और पर्शियन गल्फ, ये सही है, पर्शियन गल्फ इज अ मार्जिनल सी ऑफ द इंडियन ओशन, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पर्शियन गल्फ में आपका स्टेट ऑफ हॉर्मूज आ जाता है, पर्शियन गल्फ में आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज आ जाता है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है। स्टेट ऑफ हॉर्मूज जो कि यूएई ईरान के बीच में लाई करता है, आपको मैप में भी दिखाऊंगा। सो देयरफॉर स्टेटमेंट 1 आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि सारी की सारी पर्शियन गल्फ बॉर्डरिंग कंट्रीज दे आर नॉट पार्ट ऑफ द जीसीसी। मेंबर्स ऑफ द जीसीसी कौन से हैं? ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत एंड सऊदी अरेबिया। तो ये गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के मेंबर्स हैं। इसमें आप देख सकते हैं इराक और ईरान शामिल नहीं है। Alright, then Strait of Hormuz is shared between Iran and Oman, so therefore entirely within Iran ये लाई नहीं करता है। स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। ये देखिए स्टेट ऑफ हॉर्मूज ये रहा, यहां पे आता है आपका ओमान, यहां पे आता है आपका ईरान। और स्टेट ऑफ हॉर्मूज के लेफ्ट राइट में क्या है? देखो स्टेट ऑफ हॉर्मूज अगर नॉर्थ में है तो टुवर्ड्स द ईस्ट आता है गल्फ ऑफ एडन एंड टुवर्ड्स द वेस्ट आता है पर्शियन गल्फ। सो देयरफॉर स्टेट ऑफ हॉर्मूज एक बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन है टुवर्ड्स द पर्शियन गल्फ। ऑलराइट, यहां से काफी मैरिटाइम ट्रेड भी पास करता है। और यस, पर्शियन गल्फ इज अ मार्जिनल सी, एन एक्सटेंशन ऑफ द इंडियन ओशन। और स्टेट ऑफ हॉर्मूज एक बहुत इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है और यहां से काफी सारा ऑयल मैरिटाइम ट्रेड भी पास करता है। वंस अगेन लेट्स हैव अ लुक एट द कंट्रीज व्हिच आर सराउंडिंग द पर्शियन गल्फ। ऑलराइट, सो यू हैव ईरान, you have Iraq, you have Kuwait, you have Saudi, you have Qatar, then you have the UAE as well. All right, so these are the countries जो कि directly open up हो रही हैं towards the Persian Gulf. ठीक है, आप देख सकते हैं कि जो ओमान है, ओमान डायरेक्टली ओपन अप नहीं कर रही है टुवर्ड्स द पर्शियन गल्फ। लास्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन से देश हैं, इनमें से कौन सा एक वो देश है जिसका फ्लैगशिप इनिशिएटिव है एंटालिया डिप्लोमेसी फोरम? जैसे कि रायसीना डायलॉग है, वो इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है, तो एंटालिया डिप्लोमेसी फोरम किसका फ्लैगशिप इनिशिएटिव है? द राइट आंसर इज टर्की। अभी ये न्यूज में भी था, अभी रिसेंटली न्यूज में था, जस्ट अ कपल ऑफ डेज बैक। सो एंटालिया डिप्लोमेसी फोरम, सो एनातोलिया, एनातोलिया कहते हैं ना, एनातोलिया एनातोलियन प्लेट है जो कि टर्की वाले रीजन में लाई करती है। एनातोलिया, लेवांत, ये काफी, एनातोलिया एंशिएंट टाइम्स में टर्की को कहा जाता था, सो देयरफॉर इससे नाम आता है एनातालिया। सो एनातालिया डिप्लोमेसी फोरम एक हाई लेवल इंटरैक्शन फोरम है जहां पे टर्की अलाउ करता है कि नॉन वेस्टर्न कंट्रीज यानी कि कंट्रीज फ्रॉम द ग्लोबल साउथ वो भी आके अपने इश्यूज को, अपने कंसर्न्स को डिस्कस कर सकते हैं, रेंजिंग फ्रॉम क्लाइमेट चेंज, रेंजिंग फ्रॉम जियोपॉलिटिकल इश्यूज, साइबर सिक्योरिटी, कॉन्फ्लिक्ट्स, वॉर्स एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड ये फोरम 2021 में एस्टैब्लिश करा गया था। तो ये मौका देता है ना कि केवल हेड्स ऑफ द स्टेट्स को, ना कि केवल गवर्नमेंट्स को, बट ऑल्सो पीपल फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर, पीपल फ्रॉम द सिविल सोसाइटी सेक्टर, फ्रॉम द साइंटिफिक कम्युनिटी, द एजुकेशन कम्युनिटी, के कैसे वो कोलैबोरेट करके मल्टीपल इश्यूज के ऊपर, पॉलिसी मेकिंग के ऊपर एम्फसाइज कर सकते हैं एंड सोल्यूशंस निकाल सकते हैं। तो अभी जो सेशन हुआ था 2025 में, इसका थीम क्या था? रिक्लेमिंग डिप्लोमेसी इन अ फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड। और 50 से ज्यादा सेशंस हुए थे जहां पे टॉपिक्स जैसे कि क्लाइमेट चेंज, न्यूक्लियर एस्केलेशन, डिजिटलाइजेशन, कॉन्फ्लिक्ट्स इन अफ्रीका एंड द मिडिल ईस्ट, और ये सब चीजें, फूड इनसिक्योरिटी, द सिचुएशन इन द सदर्न पार्ट ऑफ कॉकेकस, ये सब चीजें डिस्कस करी गई थी। सदर्न पार्ट ऑफ कॉकेकस में आपका अजरबैजान, आर्मीनिया, जॉर्जिया, ये सब कंट्रीज आ जाती हैं। ठीक है, सो बाकी ये था दोस्तों हमारा आज का जो 5 सवाल की गेम थी। क्या सही स्कोर रहा वो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। यदि आप एक ऐसे एस्पिरेंट हैं जो 2026 में अपना अटेम्प्ट देना चाहते हैं और अभी आप अपनी तैयारी शुरू करने वाले हैं और अभी आप स्लीपी क्लासेस का ये फ्री कंटेंट यूट्यूब पे देख रहे हैं, सो दोस्तों हमारा एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव जो मेंटरशिप बैच है, गुरुज मेंटरशिप बैच, ये लाइव हो चुका है, इसकी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, एनवायरमेंट से लेक्चर शुरू हुए हैं, और अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं प्लीज ज्वाइन करें। अभी इसका पास चल रहा है, आप 11 रुपीज देके
एक बार एक्सेस कर सकते हैं कि हम क्या करा रहे हैं, कि हमारे इस कोर्स में क्या क्या कंपोनेंट्स है, क्या क्या फीचर्स है, सबको एक्सेस कर सकते हैं। और बाकी रैपिड रिवीजन प्रोग्राम, जो बच्चे प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज जुड़िए हमारे साथ। अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, इंपॉर्टेंट ऐसे लास्ट मिनट टॉपिक्स को जो कि आप छोड़ देते हैं या आप सोचते हैं कि बाद में रिवाइज करेंगे, ये सब चीजें बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली सब्जेक्ट वाइज कवर की जा रही हैं रैपिड रिवीजन राउंड में। सो और डिटेल्स के लिए टोल फ्री नंबर पे कॉल करके इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और आपको मिलूंगा मैं बहुत जल्द। टाटा, टेक केयर, सी यू वेरी सून।